एक बेहद खूबसूरत जैज लड़की ने अचानक मुझे चूम लिया। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी उस औरत की साफ और तेज आवाज सुनाई दी। देख लिया ना, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैंने बिना किसी गैप के नया रिश्ता बना लिया है, इसलिए मैं एक बहुत बड़ी धोखेबाज औरत हूँ। अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरी बाहों में मौजूद वो लड़की कसकर मुझसे लिपट गई। सामने खड़ा आदमी अविश्वास से भरा हुआ था। अगले ही पल वो हवा की तरह मेरी तरफ लपका। उसने मुट्ठी भींचकर मुझ पर मुक्का चलाया। इतना सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। मैंने बिना सोचे समझे उस लड़की को बाहों में उठाया और खड़ा हो गया। फिर एक कदम पीछे हट गया और उस लड़के का हमला बचा लिया। मैं इतना डर गया था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अभी कुछ कह भी नहीं पाया था कि वो खूबसूरत लड़की झुंझलाकर बोली, सोंगयान, तुम्हारा कोई मतलब भी है या नहीं? चैनकिन, तुम तो बहुत बड़ी धोखेबाज औरत हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। चैनकिन हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें इज्जत देने के लिए ही मैंने ऐसा कहा। सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में कौन था? ये सुनते ही सुयान एकदम चुप हो गया। तुमने मेरी जासूसी की? चैनकिन की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तुम उसके लायक भी हो? सुयान काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसने गुस्से से उसे घूरा और मुड़कर भाग गया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक चैनकिन को अपनी बाहों में उठाए हुए था। वो, माफ करना। तब उसने पहली बार सिर उठाकर मुझे देखा, लेकिन उसकी नजरों में जांच पड़ताल भरी हुई थी। मैं पूरी तरह हैरान था। तभी एक लड़की हांफती हुई दौड़कर आई। दीदी, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जब मैंने देखा कि वो लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की चली गई, तो मैंने भी उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मैं वापस बैठ गया और अपना बारबेक्यू खाने लगा। पता नहीं गुस्सा था या भूख, मैं लगातार बारबेक्यू और बियर पीता रहा, जब तक कि मुझसे और खाया नहीं गया। लेकिन उसकी सजा भी जल्दी मिल गई। आधी रात को मेरे पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी सांस तक रुकने लगी। मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना छा गया। सुबह होने तक मैं किसी तरह उनींदा होकर सो गया। जब दोबारा उठा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं थका हुआ शरीर घसीटते हुए नहाने गया। फिर दलिया बनाया और अकेला बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। पूरा घर डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ चम्मच के कटोरे से टकराने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने दलिया खत्म किया, दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया। एक प्रोफेशनल कपड़े पहने मध्यम उम्र की औरत अंदर आई। मेरी आंखें चमक उठी। माँ? लेकिन मेरी माँ बस ठंडे भाव से मेरे सामने आकर बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ लिया है। कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। ये इस महीने का तुम्हारा खर्चा है। मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रही हूँ। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर वो सीधे ऊपर चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा सूटकेस लेकर नीचे आई। शुरू से आखिर तक उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। माँ, रास्ते में अपना ख्याल रखना। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। टेबल पर बिल्कुल नया एडमिशन लेटर रखा था, साथ में ठंडी पड़ी नोटों की गड्डी। यही मेरी माँ का मुझे मिला इकलौता मातृत्व था। उसी समय ए सिटी यूनिवर्सिटी में रेसिंग प्रतियोगिता पूरे जोर शोर से चल रही थी। गाड़ी चला रही थी वही लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की चैनचिन। मोड़ पर पहुंचकर उसने जरा भी रफ्तार कम नहीं की, बल्कि अगले ही पल सीधा फिनिश लाइन पार कर गई। खिंजी, आज तो आप पागल हो गई हैं। हम तो आपकी गाड़ी का पिछला हिस्सा भी नहीं देख पाए। चैनचिन मुस्कुराई। तो फिर और अभ्यास करो। खिंजी, कल होंगचाओ क्लब चलें? सुना है वहां बहुत सारे नए लोग आए हैं। लेकिन चैनकिन बस हल्का सा मुस्कुराई, सीधे गाड़ी में बैठी और निकल गई। अरे किंजी, जा रही हैं क्या? जरा हमारा भी इंतजार कीजिए। शाम को होंगक्याओ बार के बाहर चैनकिन और शाय लिंगलिंग अंदर गए। खिंजी, लिंगलिंग जी, हमेशा वाला? हाँ, और एजियान को भी बुला देना। ठीक है, अभी बुलाता हूं। लेकिन मुझे क्या पता था, उधर वे लोग प्राइवेट रूम में जा रहे थे और इधर मेरी जिंदगी में भी एक बहुत मुश्किल घटना होने वाली थी। अगले दिन सितंबर का पहला हफ्ता था। ठंडी पतझड़ की हवा चल रही थी। मैं अकेला स्कूल की ओर जा रहा था। क्या यही नया पिंजरा है जो मेरी माँ ने मेरे लिए चुना है? सुना था इस स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है। पूरा कैंपस प्राचीन सुंदरता से भरा हुआ था। लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया। किताबों में जिनका नाम पढ़ा था, उन्हें सामने देखकर मुझे थोड़ा उत्साह हुआ। वे बहुत ही दयालु थे। उन्होंने जल्दी ही मेरा एडमिशन पूरा करवा दिया। फिर मुझे क्लास एडवाइजर के पास भेज दिया। मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर एक सलीके से तैयार लेकिन सख्त चेहरे वाली महिला बैठी थी। उसने मेरी मार्कशीट उठाई, बस एक नज़र देखी और एक तरफ रख दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किसी छोटे से शहर में कितने अच्छे छात्र थे। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद सब कुछ शून्य से शुरू होगा। उसकी आवाज़ में तिरस्कार साफ झलक रहा था। हो सकता है पहले तुम अपनी क्लास में पहले नंबर पर रहे हो, लेकिन यहां शायद तुम टॉप 100 में भी ना आ सको। फिर उसने अलमारी से एक फॉर्म निकालकर मुझे दिया। ये यूनिफॉर्म लेने का फॉर्म है। स्कूल के बाद खुद स्टूडेंट यूनियन के गोदाम से ले लेना।
मैंने सोचा कि अब शायद मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन उसी समय, किंजी, आज वापस घर जाएंगी या फिर क्लब में ही रुकेंगी? उसी समय बार के प्राइवेट रूम का दरवाजा खुल गया। अरे, ये तो हमारी किन मिस हैं। आज कैसी हवा चल पड़ी जो आप इस छोटी सी जगह पर आ गई? क्या आपने बड़े भाई से कोई काम है? वो जाकर चेन किन के पास बैठ गया और मुस्कुराकर उसे देखने लगा। लेकिन चेन किन ने बस एक नज़र उस पर डाली, फिर दोबारा आंखें बंद कर लीं। ये देखकर साई लिंगलिंग घबरा गई। वो जाओ जियान के पास गई। ए जियान, जल्दी किंजी की पसंद का कोई लड़का बुलाओ। आज तो इनका हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा। जाओ जियान ने ध्यान से आंखें बंद किए बैठी चैन कीन को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाने चाहे, लेकिन चैन कीन जैसे पहले से ही महसूस कर चुकी थी। उसने तुरंत सिर दूसरी तरफ कर लिया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मुझे काम है, मैं पहले जा रही हूं। साई लिंगलिंग तुरंत उसके पीछे भागी। खिंजी, खिंजी, रुकिए। उधर क्लास एडवाइजर मुझे क्लास में लेकर गया। सुना था कि जो इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है उसे बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरी के लिए छीनने लगती हैं। लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ शांति से नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही मैंने क्लासरूम का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा मेरा दम घोंट देगा। पूरा क्लासरूम बिल्कुल शांत था। हर छात्र सिर झुकाकर पढ़ाई कर रहा था। कोई भी खाली नहीं बैठा था। एडवाइजर ने मेज थपथपाई। सभी ने एक साथ सिर उठाया। दर्जनों नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। उसने इशारे से कहा कि अपना परिचय दो। मैं नीचे बैठे इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हथेलियां ठंडे पसीने से भर गईं। पुरानी बुलिंग की सारी यादें अचानक लौट आईं। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। सभी को नमस्ते। मुझे ए चैन कहकर बुला सकते हैं। इतना कहकर मैं घबराते हुए सबकी हंसी का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक जोरदार तालियां बजने लगीं। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक लड़की जिसने चांदी के फ्रेम वाला चश्मा पहना था, सबसे पहले ताली बजा रही थी। फिर पूरी क्लास उसके साथ तालियां बजाने लगी। एडवाइजर ने एक सीट की तरफ इशारा किया। वो उसी लड़की के पीछे वाली सीट थी जिसने सबसे पहले तालियां बजाई थीं। मैं जाकर बैठ गया। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, रिपोर्ट। पूरी क्लास की नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ चली गईं। मैंने भी उत्सुकता से देखा। लेकिन जैसे ही मैंने आने वाले का चेहरा देखा, मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वो उसी दिन वाली लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की थी। उसने भी मेरी नजर महसूस की। उसने आलस से मेरी तरफ देखा, बस एक नजर। लेकिन उसी एक नजर में मैंने उसकी आंखों में साफ साफ नफरत देख ली। ऐसी नफरत जो दिल से निकल रही थी और बिल्कुल भी छिपी हुई नहीं थी। क्या मेरी उससे कोई गहरी दुश्मनी है? एडवाइजर ने उसके लाल बाल देखकर भौहें सिकोड़ ली। किस बात पर हंस रही हो चैनशियन? लेकिन जैसे ही क्लास टीचर ने उसका नाम सुना, उसका चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। आज इतनी देर से क्यों आई हो? हूं टीचर, क्या आप छात्रों की निजी जिंदगी में भी दखल देंगी? इतना कहकर उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया। सीधे क्लास में गई और आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। एडवाइजर ने भी कुछ नहीं कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाने की रफ्तार बहुत तेज थी। मेरे पास किताब नहीं थी, इसलिए मुझे अपने बगल वाले छात्र की किताब में देखकर पढ़ना पड़ा। यहाँ का पढ़ाई का तरीका मेरे पुराने स्कूल से बिल्कुल अलग था। 2 पीरियड के बाद मेरा सिर पूरी तरह घूम गया। दिल और भी भारी हो गया। छुट्टी होते ही मैं सीधे डेस्क पर सिर रखकर लेट गया। तभी किसी ने मेरी मेज पर हल्के से दस्तक दी। मैंने सिर घुमाया। वो सामने वाली सीट पर बैठी लड़की थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा पीला चेहरा मेरी पोल खोल चुका था। जाकर थोड़ा गर्म पानी पी लो। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। अलमारी में डिस्पोजेबल कप रखे हैं। धन्यवाद। मैंने शुक्रिया कहा और वहां चला गया। लेकिन अलमारी का दरवाजा फांसा हुआ था। मैंने कई बार कोशिश की, फिर भी नहीं खुला। मैं कोई औजार ढूंढने ही वाला था कि पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। वहां चैनकिन खड़ी थी। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा हुआ था। चेहरे पर लापरवाही भरी मुस्कान थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और किसी स्केल की तलाश करने लगा ताकि दरवाजा खोल सकूं। तभी अगले ही पल एक जोड़ी सफेद जूते मेरे पास आकर रुके। वो मेरी सामने वाली सीट पर बैठी लड़की थी। तुम यहां कैसे आ गई? उसने हाथ बढ़ाकर हल्का सा धक्का दिया। अलमारी तुरंत खुल गई। मैंने देखा कि कोई बेवकूफ अलमारी नहीं खोल पा रहा था, इसलिए मदद करने आ गई। सॉरी।